नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, अभी तक दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के माध्यम से बहुत सारे आर्कियोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आज के इस सेशन में दोस्तों आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले किसके हम आज की क्लास की शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों निवेदन करना चाहूंगा कि दोस्तों हमारा जो दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे नए चैनल पे देख रहे हैं जिसका नाम दोस्तों CUET अड्डा पॉइंट है। दोस्तों, ये हमारे रुद्र आईएएस परिवार का दूसरा चैनल है। दोस्तों, अब आपको यहीं पे मैक्सिमम वीडियोस देखने को मिलेंगी क्योंकि दोस्तों हमारा ये बैकअप चैनल है। जो मेन चैनल है दोस्तों, उस पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस तो मिलेंगे, लेकिन अब मैक्सिमम जो वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की पूरी नोटिफिकेशन समय से आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तक दोस्तों आपके पास जो नोटिफिकेशन है, बाकी चीजें हैं, वो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम बात करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये जो प्रश्न होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे यूजीसी नेट हो, CUET PG हो, या फिर जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से एक बार बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रहे या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। बताएं भाई, क्या आप सभी तक हमारी जो आवाज है वह बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या फिर नहीं? बताइए जल्दी से दोस्तों, आप सभी जुड़ जाइए और हमारा जो नया चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। अब ये बता सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है, मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं आप लोगों के लिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, क्वेश्चन क्या है कि जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, इस सिंधु सभ्यता के अंतर्गत वह कौन सा ऐसा पुरास्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहां पर हमें बिटुमिन का प्रयोग, बिटुमिन का जो प्रयोग है ये सर्वप्रथम बार दिखाई देता है? बताइए। द फर्स्ट यूज ऑफ बिटुमिन इन विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? बताइए कहां से मिला है बेटे? बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। एक बार जल्दी से एक जो चैनल है हमारा नया CUET अड्डा पॉइंट, आप सभी उसे सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा रुद्र आईएएस एकेडमी का दूसरा चैनल है, यहीं पे अब आपकी क्लासेस होने वाली हैं। तो बताइए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोहनजोदाड़ो, बिल्कुल सही जवाब। कहां से मिला है बेटे? मोहनजोदाड़ो जो पुरास्थल है वहां से प्राप्त है। अब यदि पूछूं कि मोहनजोदाड़ो में कहां से, जो मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां पर कहां से ये प्राप्त है? बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने, अन्वेषा जी ने, मेघना जी ने, नेहा जी ने, सिंह जी ने, हिमानी और अभिषेक जी ने। मोहनजोदाड़ो में कहां से मिला है बेटे? बताइए, बेसिक सा है। ठंडियों में जो लोग काम नहीं करते हैं वहीं पे है। अब सोच लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लोग हफ्ते भर नहीं नहाते, कुछ तो महीनों भर नहीं नहाते ना, तो नहाते कहां पे हैं? तालाब में।
तो जो बृहद स्नानागार है मोहनजोदड़ो में, जो द ग्रेट बाथ, जिसे हम हिंदी में बृहद स्नानागार कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बृहद स्नानागार बनाया गया, तो इसके वाटर प्रूफिंग के लिए, इसके वाटर प्रूफिंग के लिए जो है दोस्तों, वहां से इसके जो प्रमाण है वह प्राप्त हुए, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ, बृहद स्नानागार में इस प्रकार का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। अभिषेक जी बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, ऐसा है क्या? आवाज आ रही है ना? बताइए भाई, आवाज क्लियर है? ठीक है। अभिषेक जी एक बार बेटा आप नेट देख लो, हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो का जो बृहद स्नानागार है, वहीं से हमें बिटुमिन का सबसे पहली बार जो प्रयोग है वो एज अ वाटर प्रूफिंग, जल निरोधक के रूप में, कि जल का जो बहाव है वो बाहर न जाने पाए, बिटुमिन का प्रयोग वहां पे दिखाई देता है। बिटुमिन है, जिप्सम है, कई सारी चीजें जो है वहां पे प्रयोग में लाई गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि यह जिसको हम मृतकों का टीला कहते हैं, इसके अलावा इसका कौन कौन सा नाम है? मोहनजोदड़ो जो पुरास्थल है उसको हम लोगों ने कई सारे अन्य नाम भी आपको बताए थे, इसका अन्य नाम कौन कौन सा है ये बताया गया था आप लोगों को। मृतकों का टीला इसको कहते हैं। अब आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, बेसिक सा फैक्ट है। लेकिन इसके अलावा इसके दो बड़े अन्य नाम है, द गार्डन ऑफ द सिंध, वेरी गुड। कंकाली टीला कहां से आ गया? कहां है? प्रेमिका के ख्वाबों में तो नहीं घुसे हो? देखो कंकाली टीला, कंकाली टीला मथुरा में है बेटे, जैन स्तूप का प्रमाण मिला है। लगता है अभिषेक जी अभी तक शादी के विवाह में ही अटके हुए हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया। मृतकों का टीला हो गया, इसको हम स्तूपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूपों का शहर कहा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कहां का प्रमाण मिला? यहां से इसको हम सिंध का बाग भी कहते हैं, सिंध का बाग भी कहा जाता है, ठीक। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से स्तूपों के प्रमाण मिले। अब देखिए इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम भी कहा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट है, किस स्कॉलर के द्वारा इसे सेरिमोनियल सिटी के रूप में, या सेरिमोनियल सेंटर मतलब इसको हम आनुष्ठानिक केंद्र किसने कहा? बताइए भाई, आनुष्ठानिक केंद्र किसने कहा? कोई बता सकता है? सेरिमोनियल सेंटर किसके द्वारा कहा गया इसको? ये स्पिरिचुअल सिटी या फिर अध्यात्म नगर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो स्तूपों का नगर, सिंध का बाग, आध्यात्म नगर, स्पिरिचुअल सिटी भी कहते हैं, ठीक। ओके वेरी गुड। द राइट आंसर इज डब्ल्यू फेयर सर्विस। डब्ल्यू फेयर सर्विस के द्वारा जो है यह क्या किया गया, इसको क्या किया गया? आनुष्ठानिक, द सेरेमोनियल सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में डिफाइन किया गया। कौन से साइट को? मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट को, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो हमने कहा कि यहां से किसके प्रमाण मिले बेटे? स्तूप का प्रमाण मिला। एज यूजुअल द क्वेश्चन इज दैट कि विच स्तूप इज फाउंड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड विच एज इज रिलेटेड टू? बताइए। अभिषेक जी अभी भी परेशान हैं क्योंकि यहां से इनको आवाज नहीं आ रही है। क्या सुन लिए थे बेटे? दिमाग कहीं और काम कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, उनकी गलती नहीं है, कई बार ऐप में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए, चेक कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज द स्तूप दैट इज एविडेंट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट इज रिलेटेड टू द कुषाण पीरियड। किस काल का है? कुषाण एज का है। जो स्तूप यहां से प्राप्त हो रहा है यह किस काल का है? स्तूप आपके कुषाण एज का, एट द टाइम ऑफ कनिष्का। ये कनिष्क के काल का जो है माना जाता है। तो जितने भी हमारे भाई बहन अभी जुड़े हैं, निवेदन है प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा ये नया चैनल है। कई लोगों ने अभी भी नहीं किया है। इतने लोग जुड़े हो, सभी लोगों ने कर लिया है चैनल को सब्सक्राइब? नया चैनल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पुराना चैनल नहीं है, ये नया वाला चैनल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया जो रोग है इसका प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? एज लाइक द एविडेंस ऑफ वॉल्केनिक मूवमेंट, जो भूकंप के प्रमाण है ये कहां से प्राप्त हो रहे थे? तो योर आंसर इज कालीबंगा। कालीबंगा से पढ़ा था भूकंप के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार मलेरिया का प्राचीनतम जो प्रमाण है, मलेरिया क्या है? डिजीज है, ठीक है। इसका जो प्राचीनतम प्रमाण है यह कहां से प्राप्त हो रहा है? ठीक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दैट इज फ्रॉम, कहां से? चलिए मोहनजोदाड़ो, बहुत बढ़िया। कहां से मिल रहा है? मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां से मलेरिया के जो प्राचीनतम प्रमाण है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कह लीजिए, या फिर चांदी का, सिल्वर, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से मिला है? तो जब हम चांदी के साक्ष्य की बात करते हैं, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य रिगार्डिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से मिला? तो यह आपके मलेरिया की बात करें, चाहे हम बात करें किसकी, चांदी के साक्ष्य की, यह दोनों आपके कहां से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वहां से देखने को मिला हुआ है। चलिए ठीक है, यहीं से चांदी का कलश जो है वो भी प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसी पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदाड़ो। बुक का नाम क्या है? फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदाड़ो। यह बुक किसने लिखा है बताइए? फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो, ये जो आर्कियोलॉजिकल जो बुक है यह किसके द्वारा लिखा गया? मैके, ठीक है। मैके, EJH मैके के द्वारा जो है यह जो बुक है यह लिखा गया था। बहुत बढ़िया। इसी में ध्यान रखिएगा, यहीं से एक्चुअली ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि यहां से मोहनजोदाड़ो से जिस असेंबली हॉल का प्रमाण हमें मिला है, जिसको हम हिंदी में सभा भवन कह लीजिए, असेंबली हॉल का जो प्रमाण मिला है, इस असेंबली हॉल को ही इसी बुक में जो है कि मैके ने क्या कहा है? मोहनजोदाड़ो को मार्केट, जो आपका जो असेंबली हॉल उसको क्या कहा है? बाजार कह के, अर्थात मार्केट जो है उसको कह के इन्होंने संबोधित किया है, ठीक है। इसी वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ये बताइए, कपास के उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? कपास उत्पादन का, द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कपास उत्पादन का जो प्राचीनतम प्रमाण है, प्राचीनतम
जो प्रमाण है यह कहां से प्राप्त है? द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ये कहां से मिला है बेटे? बताइए क्या होगा? एक आंसर आया मेहरगढ़, मेघना जी ने दिया है, ठीक है। और भी बताइए। वेरी गुड, क्या होगा? मेहरगढ़ पुरा स्थल जो है, जो मेहरगढ़ पुरा स्थल है, इस मेहरगढ़ पुरा स्थल से हमें बुने हुए प्राचीन, सॉरी, जो कपास का उत्पादन है ये सबसे प्राचीन रूप में प्राप्त होता है। तो जब मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करेगा कि प्रोडक्शन ऑफ कपास इज एविडेंट फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मेहरगढ़, बट क्वेश्चन ये पूछे कि कपास से बने जो कपड़े का प्रमाण है, कपड़े या फिर कह लीजिए वस्त्र का जो प्रमाण है, यह कहां से प्राप्त हो रहा है? ठीक, कपास से बुने हुए जो वस्त्र है, सूती वस्त्र होगा, कॉटन होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका प्रमाण कहां से मिला है? देन योर आंसर इज मोहेंजोदड़ो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसी में कंफ्यूजन होता है कई बार। ठीक है, चलिए अब जब मोहनजोदाड़ो के अलावा मेहरगढ़ की बात होगी तो जल्दी से क्विक अप रिकैप कर लेते हैं इसको। ये साइट है कहां पे, किस नदी के तट पे स्थित है, और इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? बताइए। कॉटन के कपड़े मोहनजोदाड़ो से मिले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसके द्वारा हो जा गया? बताइए भाई। वेरी गुड, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़ कि वेयर द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मेहरगढ़ इज लोकेटेड, किस स्थल पे है? पहला क्वेश्चन, ठीक। यह जो पूरा स्थल है यह किस नदी के तट पे स्थित है? और अगला, यह पूरा स्थल जो है इसके उत्खनन कर्ता अर्थात एक्सकेवेटर जो है वह कौन है? बेसिक सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है जो लेट में आ रहे हैं। समय से जुड़िए, समय से इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, पढ़ना है तो काम करना पड़ेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है कि मेहरगढ़ है कहां पे? तो यह पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, जैसे भारत में कश्मीर है जो कि बात करता है कि हम पाकिस्तान में चले जाएं, बलूचिस्तान कहता है कि हम भारत में चले जाएं, यहां पे जो बलूच लोग हैं वो। ठीक, ये दोनों बड़े डिस्प्यूटेड एरिया हैं, भारत में कश्मीर और वहां पे क्या, बलूचिस्तान। डोंट वरी, हम अखंड भारत बनाएंगे, हम अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा और जो आपका पाकिस्तान और चाइना कुछ क्षेत्र है वापस से भारत में मिलाएंगे। ठीक, बोलो भारत माता की जय। किस नदी पे है बेटे? बोलन नदी। यहां पे गड़बड़ी किए तो टांग दिए जाओगे, बेलन मत कर देना, नहीं तो मम्मी बेलना से मारेगी। ठीक, तो बेलन नदी है कि बोलन है? कौन सी नदी है यहां पे? बोलन नदी है। बेलन कहां पे है? इलाहाबाद में है। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां पे बोलन होगा, बहुत बोलता है ये पूरा स्थल। ठीक, उत्खनन करता JF जैरीज, JF जैरीज के द्वारा जो है यह किया गया। क्लियर है बात? इतनी आगे बढ़ा जाए, इसमें किसी को कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई कठिनाई, कोई परेशानी? चलिए ठीक है, इतनी बातें हो गई, आगे चला जाए अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा ना कि बिटुमिन का प्रयोग कहां मिलता है, वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर वी फाउंड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ वाटर प्रूफिंग, विश्व में वाटर प्रूफिंग का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिलता है? तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे क्वेश्चन आता है और उसको टैकल कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
ये बताइए मेसोपोटामिया में जो प्रचलित मुहरें थीं वह किस आकार की थीं? क्वेश्चन क्या है कि जो मेसोपोटामिया है वहां की जो मुहरें हैं, मेसोपोटामिया की यदि हम बात करते हैं तो जो मेसोपोटामिया है वहां की जो मुहर है उसका आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा था बेटे? ये तो पहले बताया जा चुका है, बताइए कैसा था? किसी को पता है? सिंधु घाटी सभ्यता में आकार कैसा था? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं पता, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में वर्गाकार कह लीजिए या फिर चौकोर कह लीजिए, ठीक है, स्क्वायर शेप में सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देता है। लेकिन मेसोपोटामिया की जो मुहरें हैं वह किस आकार की मिलती हैं? मेसोपोटामियन सील की बात कर रहा हूं मैं, बताइए क्या होगा? देखो बेटा, मेसोपोटामियन जो है ये मैक्सिमम सिलेंड्रिकल, बेलनाकार आकार की प्राप्त होती हैं। हालांकि इसके अलावा भी मिलती हैं लेकिन बेलनाकार मोहरे जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ मिली हैं? मेसोपोटामिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रमाण जो है बेलनाकार जो मुहर है उसका प्रमाण सिंधु सभ्यता का किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ? बताइए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की वह कौन से पुरास्थल है जहां से जो है हमें किसके प्रमाण मिले हैं? इस बेलनाकार मुहर का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल से मिला हुआ है। बताइए कौन सा पुरास्थल है? पता है? कालीबंगा। कहां से मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा से जो मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मुहरें हैं वो प्राप्त हुई हैं जिन पे भारतीय प्रतीक चिन्ह, इंडियन सिंबल्स जो हैं वह प्राप्त होते हैं, जो कि इन सभ्यताओं में इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने पिछली बार आप लोगों को एक ऊंट की हड्डी के प्रमाण की बात की थी, जैसे घोड़े के हड्डी के जो प्रमाण है वो हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? तो जो घोड़े के हड्डी के प्रमाण है वह राणा घुंडई से, सॉरी तुरकोटदा जो है वहां से प्राप्त हो रहा है। घोड़े की जो दांत के प्रमाण है वो राणा घुंडई से प्राप्त हो रहे हैं। वैसे ही जो ऊंट की हड्डी के प्रमाण है वो कैमल बोन के प्रमाण कहां से मिल रहा है? वो कालीबंगा से ही मिल रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। इतनी चीजें क्लियर हो गई भैया? देखो एक कहानी सुनाते हैं, कहानी ध्यान से सुनना, ठीक? एक गधा था, एक शेर था। गधा और शेर में एक बात को लेके बहस छिड़ी। क्या बहस छिड़ी? कि गधा कह रहा है कि जो घास है वो नीले रंग की है, और जो शेर है वो कह रहा है घास किस कलर की है? हरे रंग की है। अब दोनों में हो गई तू मैं। शेर कहे कि नहीं घास हरे रंग की, गधा कहे कि घास नीले रंग की। दोनों में बात बढ़ गई, मामला पहुंचा कहां तक? जो शेर का जो राजा का जो बात है वहां तक पहुंच गया। जंगल का शेर जो है तो राजा होता है, तो वहां तक बात पहुंची, बब्बर शेर के पास बात पहुंचा। तो दोनों ने बात बताई, शेर ने भी अपनी बात कही राजा से और गधे ने भी कहा कि शेर कह रहा है कि बात जो घास है वो हरे रंग की होती है, लेकिन गधा कह रहा है कि नीले रंग की होती है। तो शेर ने, जो राजा था, उसने फैसला सुनाया कि जो शेर है जिसने जो कह रहा है कि घास जो है हरे रंग की होती है, इसको 20 कोड़े पड़े। इससे शेर परेशान कि राजा को क्या हो गया। तो राजा ने वहां पे कहा कि जब देख रहे हो अगला व्यक्ति गधा है, बेवकूफ है, तो उससे तुम आर्गुमेंट करने क्यों गए? तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि यदि लाइफ में तुम्हारे पास कोई ऐसा बेवकूफ है
जिससे आप आर्गुमेंट करने के सोच रहे हो तो वो स्किप कर दो। ऐसे लोग आपका समय बर्बाद करेंगे, वक्त बर्बाद करेंगे। तो ऐसे लोग यदि दुनिया में मिले जो कि आपको बेफिजूल की बातों में समय आपका जाया करें, उनसे हाथ जोड़ के कहो हमसे नहीं, आप जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जिसे लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदाड़ो कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जिसे हम लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदाड़ो कहते हैं। बताइए। और यह स्टेटमेंट बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर ने दिया है। कालीबंगा नहीं, ना ना ना, ना कालीबंगा नहीं होगा, क्या होगा बताइए। एसआर राव ने कहा है। अब बताइए एसआर राव ने किसको कहा। यह स्टेटमेंट एसआर राव के द्वारा जो है दिया गया। लोथल, वेरी गुड। किसके लिए उन्होंने कहा? लोथल के लिए। लोथल के लिए जो है एसआर राव ने लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदाड़ो जो शब्द है वह प्रयोग में लाया था। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ये जो एक्सकेवेशन है लोथल का, उत्खनन किसने किया था? लोथल जो उत्खनन है, जो एक्सकेवेशन है, आप सभी जानते किसने किया है? एसआर राव ने किया है। कब किया? कब किया? किस समय? 1957 टू 1958 के बीच में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। ये जो लोथल है, लोथल से जो सीटाडेल के प्रमाण मिल रहे हैं, सीटाडेल का प्रमाण मिल रहा है, इस सीटाडेल को एस आर राव के द्वारा क्या नाम दिया गया? बताइए। लोथल से प्राप्त सीटाडेल को एस आर राव ने क्या नाम से संबोधित किया? बताइए, किसी को जानकारी है क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया मेघना जी ने। एक्रोपोलिस। क्या दिया? एक्रोपोलिस नाम दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता रहा है। एक्रोपोलिस नाम दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी लोथल पढ़िए तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस बता दे रहे हैं, यदि आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां से गोरिल्ला की जो मृण मूर्ति है, ठीक है, उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहीं से इजिप्शियन ममी के जो प्रमाण हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। यहीं से जो पर्शियन गल्फ टाइप ऑफ सील है, जिसको हम फारस खाड़ी प्रकार की मुहर कहते हैं, उसके भी प्रमाण देखने को मिले हैं। इसी लोथल से ही आपको 3 युग्मी समाधान जो प्रमाण है वो भी आपको मिला हुआ है। यहीं से छिद्रयुक्त जो होल है, जो स्कल है बेबी का, उसके ऊपर छिद्रयुक्त जो खोपड़ी है, स्कल है, उसके भी प्रमाण मिले, जो कि शल्य चिकित्सा को, सर्जरी को दर्शाता है। इसके अलावा अन्य कई सारे प्रमाण, जिसमें आपके बत्तख का जो चित्रण है, लोथल में जितने भी मुहरे हैं इनमें बत्तख जो है, ठीक है, उसका जो चित्रण है वो सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देता है। खैर, जब एक एक करके पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि कर्क रेखा पे स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है? बताइए, क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जो कि पूरा स्थल किस पे? कर्क रेखा पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। 4 आंसर आए। दिव्या जी ने, मेघना जी ने, सिंह जी ने और अभिषेक जी ने आंसर किया है।
ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? धौलावीरा। तो जो धौलावीरा पूरा स्थल है वहां से इस प्रकार का जो प्रमाण है वह प्राप्त होता है। धौलावीरा जो पूरा स्थल है इसका खोज और इसका उत्खनन किसने किया? ये ऑलरेडी आपको हमने बता रखा है। बताइए भाई, जो धौलावीरा पूरा स्थल है यह खोज किसके द्वारा किया गया और इस पूरा स्थल का बेटे उत्खनन किसने किया है? एक्सकेवेशन आरएस बिस्ट। ठीक है, चलिए। खोज जो है वह किया है जेपी जोशी ने। किसने किया है? जेपी जोशी के द्वारा जो है, जो क्या किया गया? खोज किया गया, जगपत जोशी। और जो है अगले आर एस विस्ट जो हैं उनके द्वारा जो है यह उत्खनन किया गया 1967 टू 1968 के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है मेघना जी ने, हिमानी जी ने, नेहा जी ने, दिव्या जी ने, सिंह जी, अभिषेक जी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। यहीं से हमको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है, ठीक है, खगोलीय जो प्रयोगशाला है, पर्यवेक्षणशाला है, उसके जो प्रमाण है वो यहां से देखने को मिले हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि सुनामी तूफान का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? जो सुनामी है इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य जो है यह कहां से मिला है? धौलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट से। ठीक है, धौलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट से। ठीक है, देखिए इसी धौलावीरा से मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि साइन बोर्ड्स को हम कहते हैं, सूचना पट्ट कह लीजिए, पट्टिका कह लीजिए, उसके भी प्रमाण मिले हुए हैं। तो यहां से दो मिला है। एक जो कि लकड़ी के जो स्लैब है या टुकड़ा कह लीजिए जिसपे कि जिप्सम से लिखा गया, जो कि 9 to 10 लेटर्स का है। दूसरा 4 अक्षर का है जो कि सैंड स्टोन पे लिखा गया, बलुए पत्थर पे लिखा गया। तो बलुए पत्थर पे लिखा गया जो प्राचीनतम अभिलेख है वो भी आपके इसी धौलावीरा से प्राप्त हो रहा है। इसमें कंफ्यूजन में मत होइएगा, नहीं तो कल को ये चीजें दिक्कत कर जाएंगी आपको। हाँ, ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से हमें 4 कलश समाधान के प्रमाण मिल रहे हैं? सिंधु सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से हमें 4 कलश समाधान का प्रमाण मिल रहा है? पॉट बरियल का जो प्रमाण है वह प्राप्त हो रहा है, बताइए। सुरकोटदा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेघना जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा जो पूरा स्थल है यहां से हमको किसके प्रमाण मिल रहे हैं? पॉट बरियल। मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था। अच्छा ये बताइए, जो पॉट बरियल है, जो कलश समाधान है, यह मुख्यतः प्रयोग में कब लाया जाता था? कब इसका प्रयोग किया जाता था? बताइए जरा। अब आपको पता है कि समाधान की अलग अलग विधियां हैं। बरियल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पज के हिसाब से इनको दफनाया जाता था। तो ये जो बरियल्स हैं, जो कलश समाधान है, जो पॉट बरियल है,
ये कब उपयोग में लाया जाता था, बताइए। टेम्पल के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। अरे भाई टॉपिक आने दीजिए, हम न केवल आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, न केवल हम न्यूमेस्मेटिक्स डिस्कस करेंगे, इंटायर सिलेबस आपका डिस्कस किया जाएगा। धैर्य रखिए, समय दीजिए, सब होगा। मैं आज आप लोगों की क्लास जो है वो 5 बजे से लगातार मैं ले रहा हूँ, 5 से 6, फिर आधे घंटे का गैप, फिर आपका जो है 6:30 से कुछ क्लासेस चली हैं, फिर क्लासेस आप लोगों की हुई हैं, फिर हिंदू स्टडीज़ की क्लासेस हुई हैं, फिर एमसीक्यूज वाली क्लासेस आप लोग देख रहे थे, और अभी फिलहाल ये क्लासेस हो रही हैं। तो लगातार मैं क्लासेस ही ले रहा हूँ आप लोगों की। तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, धैर्य रखिए, पूरी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ साझा की जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो जो कलश समाधान है, जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती थी, किसी छोटे बच्चे का मृत्यु हो जाता था, खासकर जब नवजात शिशुओं का क्या जाता मृत्यु हो जाता था, उस दौरान उनको एक कलश में भर के उनका जो है क्या कहता था, मृतक संस्कार के रूप में उनको इस कलश समाधान के अंतर्गत उनको दफनाया जाता था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसके लिए कलश समाधान या पॉट बरियल जो सिस्टम है वह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, ये बताइए जो बणावली पुरा स्थल है यह किस नदी के तट पे स्थित है। बणावली, किस नदी के तट पे स्थित है, बताइए। क्वाड्रेंगुलर बताया गया था आप लोगों को, जब किसी समाधान की विधि का प्रयोग किया जाता है, उसका एक्सकेवेशन किया जाता है, तो वहां पे क्वाड्रेंगुलर स्तूप और आपके इसके समाधान की उत्खनन के लिए क्वाड्रेंगुलर, इसको लोग चतुष्पाद उत्खनन विधि कहते हैं, उसका प्रयोग करते थे, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, चाहे अभी पढ़ रहे हो चाहे बाद में पढ़ रहे हो, आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है। आप अपनी यहाँ पे पढ़ते समय क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी मानसिक जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। एक व्यक्ति जो कि शारीरिक क्षमता से बहुत ज्यादा है, लेबर का काम कर रहा है, दिन का उसको 500-700 रुपए मिल रहा है, जो कि वो 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहा है। वही दूसरा व्यक्ति जो कि प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, आईएएस है, पीसीएस है, वो 4 लाख 5 लाख 3 लाख 2 लाख जो उसकी सैलरी है वो प्राप्त कर रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, वो मात्र 1 से 2 घंटे कर रहा है काम, और वो 5 लाख 6 लाख 2 घंटे में बना रहा है, और आराम से जाके 5 स्टार होटल में चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपका जो शारीरिक बल है, जो शारीरिक मेहनत है, वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपकी बुद्धि। तो आप अपने इस माइंड को जितना शार्प बनाएंगे, उतना ही ज्यादा लाइफ में आप सक्सेस होंगे। जरूरी नहीं है कि शारीरिक बल से ही दुनिया को जीता जाए। आप नाम ले सकते हैं स्टीफन हॉकिंस का, नाम सुना है आप लोगों ने। स्टीफन हॉकिंस कौन है, शरीर क्या थी, बेजान थी, लेकिन उनके जो दिमाग की जो गतिविधि है वो हमारे आप से कहीं ज्यादा आगे। तो उन्होंने जो थ्योरीज दी हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा क्या हैं, अतुलनीय हैं, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। वो उन्होंने इस प्रकार काम किया। तो ये मायने रखता कि आपकी शारीरिक क्षमता क्या है, हम कमजोर हैं, हम नहीं खा पाए, हमारे घर में संसाधन मौजूद नहीं है। अरे भाई ये सब बहाने हैं। यदि आप 18 की उम्र में गरीब हो, चलेगा, कहोगे मान लो कि हम लोग गरीब हैं, हमारे माता पिता के पास पैसे नहीं है, बात स्वीकार करने योग्य है। लेकिन 28 की उम्र तक भी आप अपने आप को गरीब कह रहे हो, तो इसमें पूर्ण रूप से आपकी गलती है, क्योंकि आपके पास वो जो फेज था 10 साल का, अपने आप को कुछ बना लेने का, अपने आप पे कुछ खर्चा करने का। लोग बोलते हैं ना कि अपने शरीर पे खर्च करो। क्या खर्च करो, पैसा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट करो, उस इस प्रकार की स्किल डेवलप करो जो कि आपको बाद में क्या करे, पैसा क्रिएट करे। क्योंकि ये पैसा बोलता है। इस दुनिया में बाकी जितने रिश्तेदार हैं, बाकी सभी लोग हैं, इस पैसे के पीछे पागल हैं। कोई कहे ना कि पैसे से कुछ नहीं खरीदा सकता, नींद नहीं खरीदी जा सकती, कुछ नहीं खरीदा, सब खरीदा जा सकता है, ये वही लोग कहते हैं जिनके पास नहीं है। लोग कहते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, जिस दिन पैसा आने लगेगा वो भी शांत हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, ये सब बस कहने सुनने की बातें हैं।
चलिए वेरी गुड। बड़ावली जो है किस नदी के किनारे? रंगोई नदी। कौन सा बेटा? रंगोई नदी जो है ये पूरा स्थल जो है रंगोई नदी के तट पे स्थित है। ठीक है। हाँ ये बड़ी लाइन चलती है, गरीब होना तुम्हारी गलती नहीं है, गरीब मरना तुम्हारी गलती है। हंसने की बात नहीं है, वास्तविकता है। मानव शरीर पाए हो, दो हाथ दो चार सब, जब चीजें जो बड़ी हर जगह फिट हैं, ठीक हैं। देख लो जिनको दो हाथ पैर नहीं वो भी बढ़िया काम कर रहा है, यदि उसके पास स्किल है तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को लेते कैसे हो। अब ये दिखाने में परेशान हो कि नहीं हमारे पास ये संसाधन मौजूद नहीं था, हम ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए। अरे हाल ही में 12th फेल मूवी आई थी ना, देखो इंस्पिरेशन लो। लेकिन देखेंगे क्या? हम देखेंगे कौन सी आई थी अभी? रणबीर कपूर की मूवी जिसमें खूब गोली बंदूक बारूद बम चला रहे हैं साहब, वो देखेंगे, उससे इंस्पिरेशन लेंगे कि हमको भी कौन सा मेल बनना है। बड़ा लाइन चला था, अल्फा मेल, अल्फा मेल बनना है। पता चले उसके बनने के चक्कर में सोसाइटी में कूट दिए जाओ उसके चक्कर में। तो जो इंस्पिरेशन लेने योग्य चीज है उस पर काम करो। लेकिन यूथ कहां से ले रहा है? यूथ किससे प्रभावित हो रहा है? कालीन भैया से प्रभावित हो रहा है ना, कि हम भी काली सी स्कॉर्पियो लेंगे, ब्लैक स्कॉर्पियो लेंगे, एक बंदूक रखेंगे। बेटे ये वेब सीरीज तक ही चलता है, असल जिंदगी में आओगे वो भी यूपी पुलिस है, 3 बार गाड़ी पलटाएगी। जैसे विकास दुबे को सही सलामत थे बेचारे, पूरा सरेंडर कर डाले थे कि बस बस महाराज, योगी महाराज छोड़ दीजिए, 3 बार पलटाए और उसके बाद भून भी डाले, काम खत्म हो गया उनका। तो यही स्थिति, ये सब वेब सीरीज कहानियों में बहुत अच्छा लगता है कि बंदूक चल रही है, गोली मार रहे हैं, जहां मन के तहां बम से उड़ा दे रहे हैं और उनको कोई पुलिस नहीं, कोई किसी एडमिशन का कोई डर नहीं। तो वो कहानियों तक ही सीमित है। असल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बहुत अंतर है, इसको फर्क करना समझिए। पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, ठीक, वेरी गुड। गुड्डू भैया बहुत बढ़िया बोले रहे। नहीं गुड्डू भैया का नाम था? मुन्ना भैया। चलिए, अरे इंस्पिरेशन है भाई, कुछ तो सीखो, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव थॉट है। मुन्ना भैया का डायलॉग है पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, ये राजनीति में क्या रखा है। चलिए, तो बड़ावली पुरास्थल की बात कर रहे हैं। जो बड़ावली पुरास्थल है यह कहां पर है, कहां पे है और इसका उत्खनन किसने किया? तो बड़ावली आपके मिट्टी के हल्के नमूने के लिए जाना जाता है। यह पुरास्थल आपका हरियाणा का जो हिसार जिला है, इस समय हरियाणा बड़ा चर्चा में है। 2 जगहें जो हैं इस समय भारत में बड़ी चर्चा पे हैं, एक है बेटे आपका पंजाब और दूसरा है आपका हरियाणा। ये ऐसे समृद्ध किसान हैं यहाँ के जो कि लाख रुपए के ट्रैक्टर में और उस पे लाखों लाख रुपए के जो सिस्टम है उसके साथ दिल्ली को कूच कर रहे हैं। और इनकी मांगे बहुत ही, यदि देखी जाए तो क्या बोली जाए उस पर कुछ कमेंट करने योग्य नहीं है। इनकी मांगे अपने आप में बड़ी अजीबो गरीब हैं। इनको महंगाई भी नहीं चाहिए और इनका जो दाम है वो खूब महंगा खरीदा भी जाना चाहिए। आप चाह रहे हो कि सरकार खरीदे आपसे 50-60 रुपए किलो और जो आम जनता है वो चाह रही कि और भी सस्ता हो, महंगाई न बढ़े। तो ये दोनों विरोधाभासी चीजें हैं, वो एक साथ संभव नहीं हो पाएंगी। एक तरफ आप करो 10,000 रुपए हमको महीने का पेंशन चाहिए क्योंकि हम गरीब हैं, और दूसरी तरफ आपके लाख लाख रुपए के ट्रैक्टर के साथ जो है, ठीक है ट्रैक्टर तो मान लीजिए चलिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट, उस पे जो सिस्टम लगा हुआ है आप उनके ट्रैक्टरों को देख लीजिए। एक बेसिक किसान के यहाँ घर के यहाँ जो ट्रैक्टर होता है उसको देखिए और उनके द्वारा जो समर्थन में लाए गए रैली में जो ट्रैक्टर उसको देखिए। कोई पता चल रहा है फॉर्च्यूनर से ट्राली खींच रहा है, कोई रेंज रोवर से ट्राली खींच रहा है और उसी बीच बीच में खालिस्तान की मांग कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा जो है उसको समझिए। क्या देश में केवल पंजाब और हरियाणा ही वो क्षेत्र है जहां पे लोग किसानी का काम करते हैं? बाकी कोई देश, जितना बड़ा जो देश है आपका बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, आपके पश्चिम बंगाल, जितने राज्य हैं वहां पे खेती नहीं होती, पंजाब और हरियाणा में ही होती है। वहीं के किसानों को दिक्कत है। इवन पंजाब और हरियाणा के जो सामान्य किसान है, जाकर उनसे गांव में बात कीजिए, आपको पता चल जाए। ये सभी चीजें पॉलिटिकल हैं, इनसे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होइए, ना ही किसी को इस पे आर्ग्यू कीजिए कि ये सही है या फिर गलत है। जो है आप खुद से जान रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। खैर, तो ये चीजें बात होती रहेंगी। तो हरियाणा के हिसार जिले में है और यह पूरा स्थल किसके द्वारा इसका उत्खनन किया गया? क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा उत्खनन किया गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। RS विस्ट के द्वारा जो है यह पूरा स्थल उत्खनित
किया गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। वही बात करें ना कि खेती किसानी भारत का सबसे बड़ा जीविका का स्रोत है। ये किसी एक जगह से नहीं होता, ये हर जगह से होता है भैया। यदि आप कहो कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही किसान हैं, बाकी लोग किसान नहीं, बहुत बड़ के दद्दा हैं, तो ऐसा नहीं है। दद्दा आप लोग हैं, कैसे मर्सिडीज आपके पास है, थार आपके पास है, फॉर्च्यूनर से आप चल रहे हैं, और लेकिन दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े गरीब किसान हैं, हमारी हाय लग जाएगी पूरे देश को। अरे भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो, ये भी तो सोचो। आपको आपको रोकने के लिए सरकार भी बड़ी अजीब है। जैसे चाइना और भारत के बीच युद्ध हो, पाकिस्तान भारत के बीच युद्ध हो, आप जो बॉर्डर देखते हो वैसे बॉर्डर को सील किया गया है, रोड को, कि ये बाहर ना आने पाए, इससे आगे न बढ़ने पाए, और जिसकी वजह से आम जनता को दिक्कत हो रही है। आप खुद देखिए। खैर, कहानी ये होती रहेगी, बातें होती रहेंगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इतनी बातें क्लियर हैं? बताओ भैया। कुछ महानुभाव है ना जिनको लगता होगा कि सर मोदी भक्त हैं, सर बाकी चीजें। भैया भक्त वक्त कुछ नहीं है, कुछ चीजें फैक्ट की होती हैं, इस चीज को ध्यान रखो। फैक्ट को यदि आप अपने आप से दूर करो तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, हाँ। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ध्यान में आया। लैपिस लेजुली, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? लैपिस लेजुली जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाजवर्द मणि बोलते हैं, लाजवर्द मणि कहा जाता है। ये जो लैपिस लेजुली है, लाजवर्द मणि है, इसका प्रमाण कहां से प्राप्त होता था? बताइए। हड़प्पा से। कहां से आयात होता था, कहां से ये हड़प्पा में मंगाया जाता था? पढ़ लीजिएगा, आता है कि कहां से क्या मंगाते थे हम। बदख्शा, अफगानिस्तान। वेरी गुड। कहां से होता था? बदख्शा, अफगानिस्तान का जो एरिया है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, बताइए। बदख्शा अफगानिस्तान से जो है मंगाया जाता था ये। अफगानिस्तान में दो बड़े इंपॉर्टेंट बौद्ध सेंटर थे, बौद्ध स्थापत्य केंद्र थे, जिनको आतंकवादियों के द्वारा बुम उड़ा दिया गया। नाम क्या है? बताइए। काबुल है, ठीक है, काबुल तो इसका राजधानी हो गया। उस पूरा स्थल का नाम बताइए जहां पे भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां थी और आतंकवादियों को देखा नहीं गया, डायनामाइट लगाया और उड़ा दिया। क्या नाम है? अफगानिस्तान में ही तो था वो, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, वहीं पे था। पता है, हमारे देश में सबसे बड़ी चीज जो भारत देश को पीछे लेके जा रही है, क्या है? भारत की राजनीति। भारत की राजनीति जो है, ये बहुत ही रेसिज्म वाली राजनीति है, जातिगत वाली, नस्ल भेदी वाली राजनीति है। ये चुनिंदा फैक्ट पे बात करेगी और चुनिंदा फैक्ट पे एकदम शांत हो जाएगी। आप देखते हैं कि आपके भारत में हजारों ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे जो थोड़ा सा भी दलित चिंतक होंगे या फिर उनके ऊपर थोड़ा सा भी शोषण होगा, हाय तौबा मचा देंगे। लेकिन कब? जब वो जो शोषण है किसी सवर्ण या फिर ऊंची जाति के लोगों के द्वारा किया जाए। पहली बात तो ये सवर्ण और ऊंची जाति जो शब्द है, यही गलत है। मनुष्य एक होना चाहिए, पहली चीज। लेकिन यही जब किसी अन्य जाति के लोग या अन्य धार्मिक लोगों के द्वारा जब ये शोषण किया जाता है, तो इनके मुंह से एक सिंगल शब्द नहीं आता है।
अभी आपको, यदि आप लोगों ने अवेयर होंगे, आप न्यूज़ सुनते होंगे, तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में दलित शोषण को लेके बहुत बड़ा मुद्दा आया है। किसी एक सिंगल एक्टिविस्ट का नाम बता दीजिए जो दलित चिंतक हो और उसने बात किया हो, कोई नहीं बोलेगा। दूसरा फैक्ट, जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं सभी को भारत देश में धर्म को लेकर दिक्कत है। बाकी धार्मिक देश देख लीजिए, दुबई से लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जगह जगह देख लीजिए, वहां पे जो हो रहा है उनको वहां पे दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में उनको सब कुछ है। ये सोचने वाली बात है, अपने आप को हम किस हिसाब से शो ऑफ कर रहे हैं, राजनीति के तहत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप वास्तविक में क्या हैं और आप दिखा क्या रहे हैं, इसमें भी यही कारण कहा गया कि जो यह राजनीति है भारत की, यह कीचड़ है, जो इसमें जाएगा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बामियान हड्डा, हाँ, बामियान और हड्डा वह पूरा स्थल थे अफगानिस्तान के, जो कि जिनको कि आतंकवादियों के द्वारा उड़ा दिया गया। नहीं तो आज भी यह, इसकी फोटोज आपको यूट्यूब पे जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हमने कहा लाजवर्द मणि का जो प्रमाण है वो बदख्शां से मिला। अफगानिस्तान के कुछ जो इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कहां से एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट किए जाते थे, मैं बता दे रहा हूं। यदि आप लोगों को पता है तो आप उसको बता दीजिएगा। जैसे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सोने का आयात कहां से किया जाता था, जो गोल्ड है ये कहां से मंगाया जाता था। तो इस पे एक बड़ी बढ़िया मूवी भी आई है, आप लोगों के चहेते सुपरस्टार भी हैं उसमें, और शायद आप अगले पार्ट का इंतजार भी कर रहे होंगे। कौन सा है बताइए? अरे यश चचा हमारे, ऐसे कैसे, केजीएफ याद आ गया। कोलार गोल्ड माइंस, ठीक है, कोलार गोल्ड माइंस। जो कोलार गोल्ड माइंस है जो कि कहां पर है बेटे, कर्नाटक में है। तो कोलार माइंस जो है वहां से सोने का उत्पादन किया जाता था। तो सोच लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितने हजारों साल पहले वहां से सोने का काम किया जा रहा है, और इवन अभी तक वहां से सोने के प्रमाण जो है, प्राप्ति जो है वो हो रही है। तो ये अपने आप में कितनी आश्चर्यजनक चीज है कि मनुष्य जो है वो कितने समय पहले से सोने का उपभोग करता चला आ रहा है। ठीक, दूसरा, तांबे का प्रमाण कहां से मिलता है, तांबा कहां से मंगाया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। घूमर वहां का प्रसिद्ध नृत्य है, कहां का है घूमर, गाना भी ना, घूमर घूमर घूमो, कैसे गाना है, कोई गाना है? तो खेतड़ी कॉपर माइंस कहां पे है, राजस्थान में। तो खेतड़ी कॉपर माइंस जो है राजस्थान में, वहां से जो है तांबे का जो प्रमाण है बेटे वह प्राप्त होता है, वहां से इसके जो इंपोर्ट है वो किया जाता था। अगला, लाजवर्द मणि मैंने बता दिया, अफगानिस्तान से ही टीन भी मंगाते थे हम, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इतनी बातें ठीक हैं, समझ में आ गई? क्लियर है? देखिए, पतन संबंधी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन को लेके अलग अलग सिद्धांत दिया गया था। अब मैं जो पूछूंगा उसको सही से आंसर कीजिएगा। सिंधु, ये हमारा अंतिम टॉपिक भी होगा, बंद करें क्लास ना कि पढ़ेंगे। और सिंधु सभ्यता के पतन को लेके अलग अलग जो है बेटे सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो अभी और पढ़ना है कि क्या करेंगे, काफी है, क्लास को समाप्त किया जाए? जैसा बताइए, आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, पढ़ना आपको है अब कल। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन का आंसर दे लीजिए फिर चले जाइए, क्या दिक्कत है बताइए। वह कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कारण में यह कहा
कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो मलेरिया जैसे महामारी से हुआ। मलेरिया जैसे महामारी से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मलेरिया के कारण हुआ, यह किसने कहा? अगला, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने के वजह से। बस इस दोनों का आंसर दीजिए, इसके आगे हम लोग कल चर्चा कर लेंगे। नदी मार्ग में परिवर्तन होने की वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, समाप्त ही हो रहा है भाई, समझ रहे हैं आप लोग? आधा एक घंटा में परेशान हो जा रहे हो। ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन होता तो क्या होता? अभिषेक जी कहते सर हम जा रहे हैं, बस थक गए। मैं तो थक गई। कौन सा है ना सीरियल? डाटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आज रील्स नहीं देख पाएंगे ना। चलिए, मलेरिया महामारी को लेकर जो है वह कहा था कि UR केनेडी के द्वारा। ठीक है, जो कि आपको मैंने बताया था मलेरिया का जो प्रमाण है वो आपको मिला था। इसके अलावा जो नदी मार्ग में परिवर्तन जैसे रावी और सरस्वती हुआ, इसके नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ, तो उसमें आपके माधव स्वरूप वत्स और GF डेल्स। तो मलेरिया महामारी जो है यह केनेडी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? केनेडी के द्वारा। ठीक, और GF डेल्स प्लस नदी मार्ग में परिवर्तन जो है वो किसने कहा? MS वत्स। ठीक, माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, हाँ 5G तो फ्री है जिन बच्चों का, लेकिन दिक्कत ये है ना कि सभी बच्चे 5G के रेंज में है नहीं। डोंट वरी, अभी तो आप लोगों को हम छोड़ दे रहे हैं। कभी कभी क्लासेस 1-2 बजे रात तक भी चलेंगी, जिस दिन इच्छा कर गई, क्योंकि हमको सुबह जाना होता है क्लास, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को रात में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। संडे के किसी दिन रहा तो हम लोग सैटरडे नाइट को शुरू करेंगे क्लास 10 बजे के आसपास, तो खींच के ले जाएंगे 2 बजे तक। बाकी जिनको पढ़ना होगा पढ़ेगा, और वो पढ़ाने के बाद वीडियो अनलिस्टेड कर देंगे। मतलब कि जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े रहेंगे केवल वही उसको आनंद ले पाएंगे, बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा। एक कहावत है ना कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात। ठीक, चलो, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हैं। समय हो गया है हाय हेलो करने का, गुड नाइट कहने का एक दूसरे को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।